हेलो डियर फ्रेंड्स, दिस इज नवीन जादौन और आप देख रहे हैं अजय अकेडमी यूट्यूब चैनल। और जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, हम आप लोगों के लिए आरपीएससी, एमपीपीएससी, यूपी पीजीटी, यूपी एलटी ग्रेड का सेकंड ग्रेड का, राजस्थान सेकंड ग्रेड का, एमपी सेकंड ग्रेड का जो एग्जाम होता है उसमें केमिस्ट्री से संबंधित जितने भी टॉपिक हैं उनमें किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, उसकी हम पीवाईक्यू चालू कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर में जितने क्वेश्चन आए हैं, एमसीक्यूज भी, और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आप सपोर्ट करिए। हमारे बीएससी के विद्यार्थी भी बहुत सारे जुड़े हुए हैं, बहुत टाइम हो गया, बहुत टाइम बाद आए हैं, कुछ कारण पड़ गए थे तो उन्होंने भी बीएड कर ली होगी। तो चलिए वो भी देखें, सपोर्ट करें और शेयर करें। और आप देखिए, आपको इससे बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। चलिए तो स्टार्ट करेंगे। एक क्वेश्चन में ही हम बहुत सारे क्वेश्चन लेने वाले हैं। ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, उसके साथ और क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। तो आप इस पे तो जाइए मत कि ये बोर्ड है या सर पे मार्कर है, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड नहीं है। तो देखो कंटेंट पे जाइए। अगर कंटेंट आपको बढ़िया लगे तो आप बताना। मेरा काम मेहनत करना है, एनालिसिस करना है, और आपका काम वीडियो को देखना, पढ़ना और शेयर करना, ये आपकी ड्यूटी है। चलिए तो हम सबसे पहला जो टॉपिक ले रहे हैं वो हम ले रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। उसमें हमने जो पहला क्वेश्चन है, हम क्या करेंगे, 8 से 10 क्वेश्चन हर वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, वीडियो बड़ा होगा तो क्वेश्चन कम भी कर सकते हैं। क्वेश्चन एक होगा लेकिन क्वेश्चन के साथ सब क्वेश्चन भी होंगे, ये आप ध्यान रखें। तो उनको अच्छे से पढ़ना है। और जब टॉपिक हो जाएगा तो टॉपिक के बाद हम आपको पीडीएफ भी अवेलेबल कराने का प्रयास करेंगे, और वो काम चल रहा है, वो मैं कर रहा हूँ, जो भी मेरा टाइम जितना भी मुझे मिलता है मेरे काम के अलावा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, सीधी बात, नो बकवास, और लेट अस प्ले। चलिए पहला जो क्वेश्चन है एटॉमिक स्ट्रक्चर में, आरपीएससी लेक्चरर में आया है। ये 2015 में आया है, मैंने सन नहीं डाला लेकिन आप देख सकते हैं अगर आपको विश्वास नहीं है तो। ऐसे 2015 में आया हुआ है कि मुख्य क्वांटम संख्या एन वाले कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होगी। मुख्य क्वांटम संख्या का मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, एक ही मीडियम में लिख सकते हैं पर दोनों मीडियम के बच्चे इसको देख सकते हैं, क्योंकि मैं दोनों में पढ़ा हुआ हूं और मैं एक्सप्लेन भी कर सकता हूं। तो एन वाले कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या होगी? पहला है एन स्क्वायर, 2n² n+1 और n+1 का होल स्क्वायर। तो इसका आंसर जो हम देने वाले हैं वो है 2n²। कि मुख्य क्वांटम संख्या एन वाले कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है, किस फॉर्मूले का? 2n² को। इसको हम समझते भी हैं एक एग्जाम्पल की सहायता से। जैसे मैं बोलूं फोर्थ सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो फोर्थ सेल का मतलब यहाँ n है सेल नंबर, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 4। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, एक सेकंड सॉरी, फॉर्मूला हमारे पास क्या है? 2n²। 2n² है, n यहां पर क्या है? 4, तो 2 × 4 की पावर, तो 4 चौको 16, 16 दूना के 32। कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 32 इलेक्ट्रॉन आएंगे। हम इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं कि 32 इलेक्ट्रॉन किस किस में आएंगे। फोर्थ सेल का मतलब जो S होगा, जो P होगा, जो D होगा और जो F होगा, उसके साथ कितना लगना चाहिए? 4 लगना चाहिए। तो कौन कौन से सब सेल बनेंगे? 4s, देन 4p, देन 4d और 4f। 4f भी बनता है ना, बनता है। f को कितने से चालू करते हैं? 4f से चालू करते हैं। तो देखो s में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2, नहीं पता तो मैं बता रहा हूं। p में 6 आते हैं, d में 10 आते हैं और f में कितने आते हैं? 14। तो सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 32 आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, आप इसको लिख भी सकते हैं। इसके साथ मैंने 2 क्वेश्चन और डाले हैं। देखो ये अपने आप में क्वेश्चन ही है, ये भी आए हुए हैं, पर ये इसके साथ ही मैंने ऐड कर दिए कि एक क्वेश्चन के साथ और सारे क्वेश्चन भी हमारे क्या हो जाएं? सॉल्व हो जाएं। कि किसी सेल में मैक्सिमम ऑर्बिटल्स, कक्षकों की संख्या क्या होगी, उसका फॉर्मूला क्या होता है? चलिए मैं इसको मिटा देता हूं। आप वीडियो को पॉज करके इसको लिख भी सकते हैं, अगर समझ में ना आए कि 2n² से कैसे एक्सप्लेन करेंगे तो यू कैन रीड आउट। किसी कोष में मैक्सिमम ऑर्बिटल्स की संख्या, सेल में, कोष को इंग्लिश में सेल कहते हैं, उसका फॉर्मूला होता है n²। क्या होता है? n²। किस मुख्य क्वांटम संख्या वाले कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, उसका है 2n²। ऑर्बिटल कितने होंगे, वो होगा n²। ये इलेक्ट्रॉन के लिए है और ये ऑर्बिटल मतलब कक्षकों के लिए है। कक्षक क्या होता है? जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी किसी एटम में ज्यादा होती है, उसको ऑर्बिटल कहते हैं। वैसे ही बता दी मैंने डेफिनेशन। किसी कोष में मैक्सिमम ऑर्बिटल्स की संख्या किससे निकालते हैं? n² से निकालते हैं। n² का मतलब यहां सेल नंबर ही है। जैसे मैं बोलूं तीसरे सेल में, तो तीसरे सेल का मतलब n का मान कितना हो गया? 3। कितना आ जाएगा? 9। कितने ऑर्बिटल होंगे? 9। कितने होंगे? 9 होंगे। कैसे पता चला? 3, तो s के साथ भी 3 लगाओ, 3s बनता है, क्योंकि s को तो 1 से चालू करते हैं। p के साथ भी 3 लगाओ और d के साथ भी 3 लगाओ, 3d भी बनता है। 3f नहीं लिख सकते क्योंकि 3f बनता नहीं है, f को 4f से क्या करते हैं? चालू करते हैं। s में कितना ऑर्बिटल होता है? 1 ऑर्बिटल होता है। p में 3 ऑर्बिटल होते हैं और d में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5। टोटल कितने हो गए? 9। तो किसी कोष में मैक्सिमम ऑर्बिटल्स के लिए n², इलेक्ट्रॉन के लिए 2n²। ठीक है, उसके बाद या आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं, क्योंकि ऐसे में खड़ा रहूंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। शॉर्ट वीडियो लेकिन कंटेंट अच्छा, और उसको कम समय में हम उसको पढ़ सके, इसीलिए मैंने क्वेश्चन पहले से लिख दिया। चाहता तो मैं बाद में भी लिख सकता था, लेकिन वीडियो क्या होगा? लंबा होगा, इसीलिए। ठीक है, चलिए गर्मी बहुत ज़्यादा है पर मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, आपका काम है सपोर्ट करना।
किसी उपकोष में मैक्सिमम ऑर्बिटल्स, उपकोष में, उपकोष का मतलब एसपीडीएफ जो होते हैं ना उनको उपकोष कहते हैं, सब सेल कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। ये कोष था सेल, सेल जिसको एन से दर्शाते हैं, पहला दूसरा तीसरा। किसी सेल में तो क्या है एन स्क्वायर, किसी उपकोष में एस में कितने ऑर्बिटल होते हैं, पी में कितने होते हैं, डी में, एफ में, उसके लिए फॉर्मूला है 2l+1। क्या है 2l+1, आप इसको लिखेंगे, ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप लिखेंगे 2l+1। यहाँ l क्या है आपको मान दिया जाएगा, l यहाँ पर वैसे एजीमुथल क्वांटम नंबर है, द्विगंशी क्वांटम संख्या। क्या है, द्विगंशी क्वांटम संख्या, एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है। इसका मान आपको, जैसे मैं बोलूँ आपका l का मान आपको 4 दिया गया, तो उसमें कितने ऑर्बिटल होंगे, तो आप क्या करेंगे, l पुट कर देंगे, क्या होगा 2 × 4+1, उसमें कितने ऑर्बिटल आएंगे 9, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, ये क्वेश्चन मैंने एक क्वेश्चन में आपको कितने क्वेश्चन करा दिए, 3 क्वेश्चन करा दिए। चलिए आप इसको लिखिए, पर हम अगला क्वेश्चन लिखने वाले हैं और करने वाले हैं। चलिए आप इसको लिख लो। चलिए तो अगला क्वेश्चन आपके लिए तैयार है। क्वेश्चन मैंने इसलिए ऑलरेडी लिख दिया था कि वीडियो लंबा हो जाएगा, तो वीडियो को स्किप करके मैंने क्वेश्चन लिख दिया था, क्योंकि मैं लिखूंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कैथोड रे या कैनाल रेज के लिए सही नहीं है? कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? आरपीएससी में भी आया हुआ क्वेश्चन है, लेक्चरर में, यूपी पीजीटी में भी आया हुआ है क्वेश्चन, और ये फिर आ सकता है, ये हर बार मतलब किसी न किसी एग्जाम, अभी एमपी में एग्जाम है लेक्चरर का, वहाँ आ सकता है, राजस्थान में वैकेंसी आने वाली है लेक्चरर की, वहाँ आ सकता है, कहीं भी ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए, कैथोड रेज क्या होती हैं? कैथोड रेज कैथोड से आरंभ होकर एनोड की ओर गमन करती हैं, बिल्कुल गमन करती हैं, क्योंकि कैथोड नेगेटिव है और एनोड पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव रेज ही होती हैं, तो कैथोड से कहाँ जाती हैं, क्योंकि नेगेटिव चीज़ नेगेटिव से कहाँ जाएगी, पॉजिटिव की ओर। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। क्या पूछ रहा है? सही नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की अनुपस्थिति में ये सीधी रेखा में गमन करती हैं, मतलब अगर विद्युतीय या चुंबकीय क्षेत्र नहीं लगाया गया हो तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जाती है, सीधी सी बात है। जब कोई फील्ड ही नहीं लगेगा तो ना तो रेज इस तरफ मुड़ेगी ना इस तरफ मुड़ेगी, क्योंकि कोई फील्ड ही काम नहीं कर रहा है। तो ये स्टेटमेंट भी कैसा है, बिल्कुल सही है। इनका EYM का मान, EYM का मतलब इलेक्ट्रॉन पर मास का जो वैल्यू होती है प्रॉपर, इनकी कभी पूछी नहीं जाती, वैसे हम लास्ट में कोई क्वेश्चन में ऐड कर देंगे। इनका EYM का मान नलिका के इलेक्ट्रोड पदार्थ पे उपस्थित गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है, निर्भर नहीं करता, स्वतंत्र होता है। EYM का मान निर्भर नहीं करता, तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, इसका गलत हो जाएगा, ठीक है। अगली बार ऐसे भी पूछ सकता है कि नहीं करता है और इनमें से कौन सा कथन सही है। तो आपको याद रखना है कि इनकी EYM की जो वैल्यू है, इलेक्ट्रॉन पर मास की जो वैल्यू है, वो इलेक्ट्रोड पदार्थ और गैस की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती है। कैथोड किरणें ऋणावेशित कण होती हैं, बिल्कुल सही है, क्योंकि ऋणावेशित कण होती है। इनसे ही किसकी खोज हुई थी? इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी। कैथोड किरणें ही वास्तव में इलेक्ट्रॉन ही थी, इलेक्ट्रॉन का ही फ्लो था, उसी से किसकी खोज हुई? इलेक्ट्रॉन की खोज हुई। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको वीडियो को पॉज करके लिख भी सकते हैं। चलिए इसको लिख लो, फिर हम अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए तैयार है। निम्नलिखित में से कौन से ऑर्बिटल में कोणीय नोड या एंगुलर नोड नहीं होते हैं? ठीक है, पहले इसका आंसर बता देता हूं, फिर इसकी एक्सप्लेनेशन करूंगा। कोणीय नोड या एंगुलर नोड, या इसको नोडल तल भी बोलते हैं, ठीक है। px py dz² 1s, तो इसका आंसर जाएगा हमारा 1s ऑर्बिटल। क्यों जाएगा, चलिए देखते हैं। एंगुलर नोड या नोडल प्लेन या नोडल तल होते क्या है? पहली बात तो परमाणु में या एटम में वह सरफेस जहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी 0 होती है, उसको नोडल तल कहते हैं। ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? एल यहां पर क्या है? द्विगंशी क्वांटम संख्या। कौन सी क्वांटम संख्या? द्विगंशी, एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है, एजीमुथल क्वांटम नंबर उसके बराबर है। और ये सब सेलों के लिए फिक्स होती है। एस के लिए फिक्स है, पी के लिए, डी के लिए, एफ के लिए। एल की वैल्यू क्या होती है? फिक्स होती है 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2 और एफ के लिए 3। तो जितना एल का मान होगा उतना नोडल तल या क्या होंगे? एंगुलर नोड या क्या कहेंगे? कोणीय नोड होंगे। एस के लिए एल का मान 0 है, तो चाहे 1s हो, चाहे 5s हो, चाहे 6s हो, चाहे 4s हो, सब में नोडल तल या एंगुलर नोड या कोणीय नोड कितने होंगे? 0। पी चाहे 2p हो, 3p 4p कितना होगा? 1। डी में कितने होंगे? 2 और एफ में कितने होंगे? 3। ठीक है, क्लियर। मैंने साथ में एक चीज ऐड की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप एक वीडियो मेरी देख करके और आप क्वेश्चन सॉल्व करना, आपको लगेगा कि सर ने जो कंटेंट बताया है वेरी वेरी हेल्पफुल। बस आपको विश्वास करने की आवश्यकता है। जो हमारी ये सीरीज चलेगी उसको आप देखते जाइए, आपका अब लगभग सिलेबस कवर होगा इससे। मैं एक क्वेश्चन के साथ बहुत सारे क्वेश्चन ले रहा हूँ। नोडल सतह या रेडियल नोड, इसको निकालने, देखो ये तो नोडल प्लेन है, नोडल तल है, ये क्या है? नोडल सतह। इसका फॉर्मूला है n-l-1। n यहाँ पर वो ये द्विगंशी क्वांटम संख्या। s के लिए बनाया गया, s के लिए निकालने के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा? तो s के लिए l का मान कितना है? 0, तो n-l-1 में l का मान 0 रखेंगे, तो s के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा?
n-1, p के लिए बना सकते हैं n माइनस एल माइनस वन, एल का मतलब एल की वैल्यू फिक्स है 1, तो यहाँ -1 रखेंगे तो -1 -1 -2, तो p के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा n-2, d से ज़्यादा पूछता नहीं है, तो d के लिए l की वैल्यू कितनी है 2, तो -2 -1 कितना हो जाएगा -3, तो क्या वैल्यू बनेगी -3। तो s के लिए नोडल सतह, नोडल तल एंगुलर नोड तो फिक्स है, जितना l का मान उतना, चाहे 1s हो चाहे 100s हो, कितना भी s हो, लेकिन नोडल सतह रेडियल नोड निकालने का फॉर्मूला s के लिए क्या बना n-1, p के लिए क्या बना n-2, d के लिए क्या बना n-3। जिसमें बोलता 1s में कितने नोडल सतह हैं, 1s में नोडल सतह, नोडल प्लेन पूछता तो 0 चाहे 1s चाहे 2s 3s कुछ भी, कितने होंगे, n का मान जो ये आगे लगा रहता है 1 - 1, तो कितने आएंगे 0। मैं पूछता 2s में कितने हैं, तो 2 जो आगे लगा रहता है n का मान -1, कितने आएंगे 1। p के लिए निकाल सकते हैं, मैं पूछता 2p में कितने हैं, n का मान जो आगे लगा रहता है 2, और फॉर्मूला भी क्या है n-2, तो 2 - 2 बराबर क्या आएगा 0 आ जाएगा। मैं पूछूं 3D में कितने हैं, क्योंकि d को 3D से चालू करते हैं, तो 3D का मतलब n का मान जो आगे लग रहा है 3, 3 - 3 कितना आएगा 0। मैं पूछता 4D में कितने हैं, तो 4D में आगे क्या लग रहा है 4, 4 किसकी वैल्यू है n की, तो 4 - 3 कितना आ जाएगा 1। मैं पूछता 5D, तो 5D में n का मान जो आगे लग रहा है कितना 5, तो 5 - 3 कितना आ जाएगा 2। नोडल सतह निकालने का s के लिए फॉर्मूला ये है, p के लिए n-2 है, d के लिए n-3 है, जबकि नोडल तल या एंगुलर नोड या जिसको हम क्या कहते हैं कोणीय नोड, ये किसके बराबर होते हैं l के बराबर, जो कि इसके लिए l की वैल्यू फिक्स है कि s में 0, p में 1, d में 2 और f में 3, चाहे 1s हो चाहे 2s हो चाहे 3s हो, p में कितना होगा 1, चाहे 2p हो 3p हो 4p हो, क्या नोडल तल, नोडल सतह निकालने का फॉर्मूला ये है। हमने एक क्वेश्चन में 3 से 4 क्वेश्चन हमारे क्या कर लिए हैं, तैयार कर लिए हैं, ठीक है। तो आप इसको लिखिए और हम अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, ठीक है, लिखो इसको। चलिए तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन तैयार है। आपको लगेगा कि इतना सरल सा क्वेश्चन सर ने क्यों डाल दिया, लेकिन सरल होता तो पूछा नहीं जाता, यूपीपीजीटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है और इसके साथ और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, इसीलिए मैंने डाला हुआ है। गलती सरल क्वेश्चनों में ही होती है, लेकिन और क्वेश्चन क्या बन सकते हैं। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन डिस्कस अबाउट द समस्थानिक। आइसोटॉप क्या होते हैं। आइसोटॉप वो होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम, लेकिन मास नंबर, द्रव्यमान संख्या क्या होती है, अलग अलग होती है। मतलब जिनका परमाणु क्रमांक तो समान होता है, लेकिन उनकी द्रव्यमान संख्या जो ऊपर लगी रहती है, मास नंबर कैसा होता है, अलग अलग। एक होते हैं समभारिक, आइसोबार, इसका उल्टा, जिनकी द्रव्यमान संख्या समान लेकिन एटॉमिक नंबर अलग अलग होता है, परमाणु क्रमांक, उनको समभारिक या आइसोबार कहते हैं, ठीक है। हम बात कर रहे हैं समस्थानिक की। समझ गए समस्थानिक क्या होते हैं। समस्थानिक की खोज की थी एक वैज्ञानिक था, सोडी करके एक वैज्ञानिक था। तो हम जानते हैं, नॉर्मल सी बात है, हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं, 3। कौन कौन से, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। जनरली सबसे ज़्यादा मैक्सिमम अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है 1-2 बार, या पूछ सकता है कि न्यूट्रॉन की संख्या पूछी हुई है 1-2 बार। तो देखो इन सब में प्रोटॉन तो सेम होंगे, क्योंकि प्रोटॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। परमाणु क्रमांक 3 होगा, एक है, तो इसमें भी एक प्रोटॉन होगा, इसमें भी एक प्रोटॉन होगा और इसमें भी एक प्रोटॉन होगा। फिर बात आती है इलेक्ट्रॉन की। तो जब कोई एटम न्यूट्रल है तो जितना प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन, तो इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन होगा और इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन होगा। अब बात आई न्यूट्रॉन की। तो न्यूट्रॉन की संख्या निकालते कैसे हैं। न्यूट्रॉन की संख्या निकालते हैं A-P करके। ए जो ऊपर लगा रहता है, ये मास नंबर, द्रव्यमान संख्या, ए से दर्शाते हैं, और P का मतलब प्रोटॉन की संख्या जो परमाणु क्रमांक होता है। तो इसमें एक में से एक जाएगा तो न्यूट्रॉन कितने आएंगे, 0। प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं, 0। 2 में से एक जाएगा तो कितना आएगा, 1, और 3 में से एक जाएगा तो यहाँ कितना आएगा, 2। तो कुछ भी क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये सारी चीज़ें ये पूछी जा सकती हैं, सरल नहीं है। न्यूट्रॉन कितना है, प्रोटियम में 0 न्यूट्रॉन होता है। हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक है जिसमें न्यूट्रॉन 0 होते हैं, तो आप जवाब दे देंगे। ऐसा कौन सा समस्थानिक है जिसमें न्यूट्रॉन 2 होते हैं, तो आप जवाब दे देंगे कौन सा है, ट्राइटियम है, ठीक है। तो इससे 2 से 3 क्वेश्चन हमारे इससे सॉल्व होते हैं, तो आप इनको लिख लें और नीचे वाला कंटेंट जरूर लिखना, ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन आपके लिए तैयार है। आरपीएससी और एमपीपीएससी कॉलेज लेक्चर में आया हुआ क्वेश्चन है, इसीलिए सरल नहीं है, आया हुआ है तो अच्छा ही क्वेश्चन होगा। और ऐसे ही क्वेश्चन हमसे गलत होते हैं। क्वेश्चन नॉर्मली ही आते हैं, लेकिन वो भी हमसे गलत होते हैं क्योंकि हम ध्यान से पढ़ते नहीं हैं, ज़्यादा के चक्कर में मेन चीज़ को पढ़ना भूल जाते हैं। निम्नलिखित में से आयन जिसकी आयनिक त्रिज्या, आयनिक रेडियस किसकी सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है, ये पूछ रहा है। सबसे पहले मेरी एक बात याद रखें, एटॉमिक आयनिक रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रोटॉन। मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे उसकी आयनिक या परमाणुक त्रिज्या ज़्यादा होगी, और जिसमें प्रोटॉन ज़्यादा होंगे उसकी कैसी होगी, कम।
क्योंकि प्रोटॉन की वजह से नाभिक पर चार्ज होता है। आयने के परमाणु रेडियस है ही क्या, जैसे ये एटम है, ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है। इनकी संख्या बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन बढ़ेगा, तो नाभिक से दूरी बढ़ेगी। क्योंकि परमाणु के आने के रेडियस की डेफिनेशन ही क्या है, न्यूक्लियस से अंतिम इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी ही तो है। और अगर इस पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, और किसकी वजह से होता है, प्रोटॉन की वजह से, अगर इस पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगी, तो ये खींचेगा, तो साइज कैसा हो जाएगा, छोटा। इसीलिए ये रिलेशन हम लोगों ने क्या किया हुआ है, लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए अपन क्वेश्चन देखते हैं। ये बात बताना बहुत जरूरी था, क्योंकि और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन ऐसा तो आएगा नहीं, इस तरीके का आएगा। इनको सॉल्व करने से पहले सबसे पहले इलेक्ट्रॉन निकालो। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन की कमी। कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 10। एफ का एटॉमिक नंबर कितना है, 9। एक माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है, माइनस का मतलब एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 10। Cl का कितना होता है, 17। माइनस है तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन है, 18। K का कितना होता है, 19। प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकला है, इसमें भी कितने हैं, 18। 10 किस में होते हैं, नियॉन में। एक अक्रिय गैस होती है ना, नोबल गैस या न्यूट्रल गैस होती है, नियॉन, उसका एटॉमिक नंबर 10 होता है। और 18 किस में होते हैं, आर्गन में। तो ये तो हमको पहले ही पता है कि नियॉन से बड़ा आकार किसका होता है, आर्गन का, क्योंकि ऐसी तो लिखते हैं हम, हीना, नीना और करीना जैसे रहना। हीलियम, नियॉन, आर्गन, तो इनका साइज नीचे कैसा, नीचे जाते टाइम कैसा होता है, बढ़ता है। ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पर, ऊपर नीचे जाने पर साइज बढ़ता है। तो इनसे तो बड़ा साइज इन दोनों का होगा, तो पहले और दूसरे ऑप्शन तो कट गए। अभी पहले दूसरे में बताऊंगा इन दोनों में से किसका ज़्यादा होगा, लेकिन इनसे, क्योंकि नियॉन है, इनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या नियॉन के बराबर है, तो इनमें होगा। लेकिन नियॉन से बड़ा किसका है, आर्गन का, और इनमें आर्गन के बराबर इलेक्ट्रॉन। इन दोनों में से कोई आंसर होगा, क्योंकि इन दोनों से बड़ा इन दोनों का साइज होगा। अब देखो, दोनों में इलेक्ट्रॉन तो सेम है, तो इलेक्ट्रॉन के आधार पर तो जवाब दे नहीं सकते। किसको देखेंगे, एटॉमिक नंबर को। एटॉमिक नंबर का मतलब प्रोटॉन की संख्या, क्योंकि प्रोटॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। ठीक है, जिसमें प्रोटॉन ज़्यादा होंगे उसका साइज कैसा होगा, छोटा होगा। प्रोटॉन किसमें ज़्यादा है, जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, तो साइज कैसा होगा, छोटा। और हमको क्या चाहिए, बड़ा। तो क्या आंसर जाएगा हमारा, Cl-। अगर हमको इन दोनों में से साइज बताना होता, Na+ और किसमें F-, वही इलेक्ट्रॉन तो कितने हैं, 10-10, तो इलेक्ट्रॉन के आधार पर जवाब नहीं दे सकते। प्रोटॉन जिसमें ज़्यादा होंगे उसका आकार छोटा होगा। प्रोटॉन किसमें ज़्यादा है, सोडियम में ज़्यादा, तो इसका आकार कैसा होगा, छोटा होगा। तो इनको अगर मैं ऑर्डर में जमाने की कहता है, इनको ऑर्डर में जमाइए कि सबसे बड़ा आकार किसका होगा, तो सबसे बड़ा किसका होगा, Cl- का। Cl- के बाद किसका होगा, K+ का। उसके बाद किसका होगा, F- का। और सबसे छोटा किसका होगा, Na+ का। बता देते कि नहीं बता देते, आप बता देते। आपको ये बात याद रखनी है, अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम है तो प्रोटॉन के आधार पर जवाब देना। जिनमें प्रोटॉन ज़्यादा, उनमें क्या है, आकार उनका कैसा होगा, छोटा होगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि नाभिक पर पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन की वजह से होता है, और जितना पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो साइज कैसा हो जाएगा, छोटा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा इसमें, Cl-। आप इसको लिख लो, फिर अगला क्वेश्चन हमारे लिए। ठीक है, रीड आउट करो इसको, चलो कॉपी में। चलिए, तो अगला क्वेश्चन आपके लिए तैयार है। शायद इस लेक्चर का अंतिम क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि वीडियो बड़ा ना हो, तो अगले क्वेश्चन से फिर हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। ये क्वेश्चन MPPSC MP में MPPEV एग्जाम लेता है, उसमें लेक्चर 2018 में आया, वो एग्जाम मैंने दिया हुआ है, 41 रैंक के साथ में इसमें सेलेक्टेड भी हूँ। ठीक है, चलिए। हाइड्रोजन प्रकार की प्रजातियों की कक्षकों की ऊर्जाएं केवल खाली जगह पर निर्भर करती हैं, जबकि अन्य पॉली इलेक्ट्रॉनिक का मतलब जिनमें एक से अधिक इलेक्ट्रॉन है, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, हाइड्रोजन के अलावा बहु इलेक्ट्रॉनिक, पॉली इलेक्ट्रॉनिक का मतलब बहु इलेक्ट्रॉनिक तंत्र के कक्षकों की ऊर्जाएं पर निर्भर करती है, दो खाली जगह। पहले क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ना चाहिए, क्वेश्चन में ही आंसर होता है। अगर आप क्वेश्चन पढ़ने में मिस करेंगे तो आप आंसर में भी डगमगाएंगे। ठीक है, ये कह रहा है कि हाइड्रोजन की तो एनर्जी किस पर डिपेंड करती है, और उनके अलावा जितने भी एटम हैं जिनमें एक से अधिक इलेक्ट्रॉन है, 2, 3, 4 पॉली इलेक्ट्रॉन, उनकी किन में निर्भर करती है। तो अब हाइड्रोजन को देखो, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 1, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 1s1। ठीक है, इसमें केवल कौन सा ऑर्बिटल आ रहा है, एस आ रहा है, एस। और एस के लिए जो एल की वैल्यू होती है, एजीमुथल क्वांटम नंबर, वो कितनी होती है, 0। तो इसका मतलब एल पर एच का कोई भी एनर्जी या कोई भी वैल्यू डिपेंड नहीं करती, क्योंकि एच का एक ही इलेक्ट्रॉन है, वो किसमें आ रहा है, एस में, और एस के लिए एल की वैल्यू 0, तो एल पर एच डिपेंड नहीं करेगा। एल का मतलब द्विगंशी क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर। मैं बता देता हूँ, एन यहाँ पर होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसपे सबकी एनर्जी डिपेंड करती है। एल होता है द्विगंशी या
एजीमुथल क्वांटम नंबर, m होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है, चुंबकीय क्वांटम संख्या, और s यहाँ पर होती है स्पिन क्वांटम नंबर। तो एनर्जी या तो n पे डिपेंड करती है या l पे या दोनों पे डिपेंड करती है। तो हाइड्रोजन के लिए केवल किस पे डिपेंड करेगी, n पे डिपेंड करेगी। किस पे डिपेंड करेगी भाई, केवल n पे। और इसके अलावा ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनों के लिए जो और पॉलीइलेक्ट्रॉनिक हैं उनके लिए n पे भी डिपेंड करेगी और l पे भी डिपेंड करेगी। तो हाइड्रोजन के लिए n और औरों के लिए n भी और क्या, l भी। तो इसका आंसर क्या देंगे, देखो ऐसा ऑप्शन है क्या, n और l। देखो ये थर्ड ऑप्शन है, n और क्या है, l है। तो इसका आंसर यही जाएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एमपी में आया है, राजस्थान में आ सकता है, एमपी में आया है, यूपी में आ सकता है। देखो यहाँ के क्वेश्चन वहाँ डाल दिए जाते हैं, वहाँ के क्वेश्चन यहाँ डाल दिए जाते हैं, यही चलता है, ठीक है। इससे ज़्यादा और कम कुछ भी नहीं चलता। तो आप अच्छे से जितने भी राज्यों में क्वेश्चन आए उनको रिवाइज करते रहिए, और हम तो आपको करा ही रहे हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए भी और हमारे लिए भी। चलिए इस क्वेश्चन को लिख लो, फिर अपन इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। चलिए, तो आपने लिख लिया, इस लेक्चर को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, थोड़ा लंबा हो गया। अगली क्वेश्चनों की श्रृंखला हम अगले लेक्चर में जारी रखेंगे। जाते जाते एक बात कहूँगा कि सबसे मुश्किल काम जीवन में यादों को भुलाना है। किसी की यादें आपके बर्बादी के सारे द्वार खोल सकती हैं। तो प्रेम करिए, प्रेम करना अच्छी बात है, लेकिन ध्यान से करिए, उतना ही करिए जितना ज़रूरत पड़ने पर अपनी यादों को भुला सकें, क्योंकि यादों को भुलाना इतना आसान नहीं है अगर आप किसी से सच्चाई से अगर आप जुड़े हुए हैं। तो इसीलिए प्रेम करिए, लेकिन ध्यान से करिए, कलयुग है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। शुभ रात्रि, खुश रहिए, धन्यवाद।